गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कल अपन ने एक तो बात करी थी चाल के बारे में, एक अपन ने बात करी थी वेग के बारे में, एक आपने बात करी थी त्वरण के बारे में। तो सबसे पहले अपन चाल की बात करते हैं वापस से। एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। और दूसरी अपन ने क्या बात करी थी, एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। ठीक है। अब वो विस्थापन की जो वेग की जो दूसरी डेफिनेशन थी वो क्या थी कि विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, वेग। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो क्या था, वेग में समय के साथ जो परिवर्तन की दर है वो क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। तो ये बातें अपन ने कर ली थी। आज इसके ऊपर अपन न्यूमेरिकल अप्रोच करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन अपन लेके चलते हैं, इसी क्वेश्चन के अंदर अपन बहुत सारी बातें करेंगे। ठीक है। तो जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया, विस्थापन आपको दे रखा है टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस टी। ठीक है बेटा। आपसे एक पहला ही क्वेश्चन इसके अंदर ये पूछा कि t इक्वल टू 1 सेकंड पर, t इक्वल टू 1 सेकंड पर आपको बताना है विस्थापन। ठीक है बेटा। t इक्वल टू 1 सेकंड पे आपको बताना है विस्थापन। तो t इक्वल टू 1 सेकंड पे जब आपसे विस्थापन पूछा है तो डायरेक्ट आप इसमें t की जगह क्या पुट कर देंगे, 1। तो क्या रख देंगे, 1 की पावर 3 प्लस 2, 1 की पावर 2 प्लस 1। तो यहाँ से आपका कितना आ गया, 4 मीटर आपका विस्थापन निकल के आ जाता है। जब आपसे विस्थापन पूछे किसी भी गिवन टाइम पे और आपको जो रिलेशन है वो विस्थापन का दे रखा हो, तो डायरेक्ट उस फंक्शन के अंदर आप t की जगह 1 रख दो जो आपसे पूछा गया है। ओके बेटा, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है। ये बात अपन ने इसके अंदर कर ली। ठीक है। इसके आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट रहने वाला है वो नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या रहने वाला है, ध्यान से सुनेंगे जरा। नेक्स्ट पॉइंट में अपन क्या देखेंगे, आपसे क्या पूछ सकता है कि सेकंड जो आपका क्वेश्चन हो सकता है वो आपसे पूछ ले कि t इक्वल टू 0 सेकंड पर वेग बताओ। t इक्वल टू 0 सेकंड पे वेग। तो आपको क्या दे रखा है, विस्थापन। हम जानते हैं विस्थापन में समय के साथ जो परिवर्तन की जो दर है वो बेटा वेग कहलाती है। क्या कहलाती है, वेग। तो हमारे पास विस्थापन हमें ऑलरेडी गिवन है, तो हम उसका क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। तो t क्यूब का अवकलन क्या हो जाएगा, 3t स्क्वायर प्लस उसका क्या हो जाएगा 4t और प्लस में 1। ठीक है। आपको क्या पूछ, यह आपका क्या आ गया, वेग। तो यहाँ से जो आपका वेग निकल के आता है, वेग आपका क्या निकल के आएगा, 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1। आपको t इक्वल टू 0 सेकेंड पे वेग पूछा है। ठीक है ना। t इक्वल टू 0 सेकेंड पर जब वेग आपसे पूछा है तो इसमें t इक्वल टू आप क्या पुट कर दोगे, 0 पुट कर दोगे। तो 3t की पावर 0 प्लस 4t की पावर 0 प्लस 1। तो ये जो आपकी वैल्यू निकल के आ रही है वो क्या आ रही है, 1 मीटर पर सेकेंड। यह आपकी वैल्यू निकल के आ गई। कब, जब t इक्वल टू 0 पे आपसे उसने क्या पूछा है, वेग पूछा है। यह आपकी जब वैल्यू निकल के आई, जब आपका t इक्वल टू 1 सेकेंड पर उसने क्या पूछा था, विस्थापन। ओके बेटा। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे अपन क्या करेंगे, हो सकता है वो आपसे पूछ ले कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पर वेग बताओ। t इक्वल टू 2 सेकेंड पर आप वेग बताओ। तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पे जब अपन से पूछेगा तो इसके ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। आप जब देखोगे क्वेश्चन करने के लिए जाओगे तो आप देखोगे कि लाखों क्वेश्चन ऐसे बनते हैं और ऐसे बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इनमें। तो 3 × 4, तो यह आपका कितना आ गया,
21 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया? 21 मीटर पर सेकेंड। तो आपको कुछ नहीं करना, जब आपको विस्थापन देगा तो विस्थापन का आपको सिंपल एंड सिंपल क्या कर देना है, उसका अवकलन कर देना है। और जैसे ही आप अवकलन करोगे आपकी वैल्यू आपके निकल के सामने आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। ऐसे ही आप समझते हुए चलिए, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद में आपसे इसमें और क्या पूछ सकता है ये बात करते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ले लिया होगा, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ध्यान से। इसके आगे की और जो बात अपने वहाँ होने वाली है वो क्या है, इसके आगे हो सकता है कि आपसे ये पूछे कि एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते हैं कि कण का वेग शून्य कब होगा। इसका मतलब आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है कि वो कौन सा टाइम होता है जिस पे आपके कण का वेग क्या हो जाए, शून्य हो जाए। ठीक है, तो एक बात आप तो ध्यान रखो बेटा कि कोई भी जो कण है, ठीक है, उसका वेग शून्य हो सकता है, नहीं होगा, ये तो अपन निकाल लेंगे। पर इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है वो हमें ये ध्यान रखना है कि कभी भी समय ऋणात्मक नहीं हो सकता। आपको मैंने कल भी ये बात बताई थी कि आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि -2 बज गए, -3 बज गए, -1 बजा है, -12 बजे हैं। ऐसा अपन ने कभी नहीं सुना अपनी लाइफ में। ठीक है, तो इसका मतलब समय कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। समझ में आ गया? तो सबसे पहले अपन इसका वेग निकालेंगे, वही बात, इसका अवकलन करेंगे ds/dt = 3t² + 4t प्लस में 1। अब अपने को इसका क्या निकालना है, यह आ गया आपका वेग 3t² + 4t प्लस में 1। ओके बेटा, आपको ये बताना है कि इसका वेग कब शून्य होगा। अगर आपको ऐसा बताना है तो हम क्या करेंगे, इस वेग को उठा के किसके बराबर पुट कर देंगे, 0 के बराबर पुट कर देंगे। किसके बराबर पुट कर देंगे, 0 के बराबर। तो जैसे ही आपने इसको 0 के बराबर रखा, आप यहाँ से क्या पाओगे कि 3t² + 4t प्लस का 1 = 0। मल्टीप्लाई करने पे हमारा कितना आना चाहिए, 3। जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए, 4। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 3t² 3t + t + 1 = 0। इन दोनों में से आपने 10th क्लास में ये पढ़ा है ग्रुपिंग करना, तो 3t कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर क्या आएगा, t + 1। इसी प्रकार यहाँ से +1 कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर क्या आएगा, t + 1 = 0। पूरे में से t + 1 कॉमन आ जाएगा तो अंदर आपका क्या बचेगा, 3t + 1 = 0। तो यहाँ से t की जो वैल्यू निकल के आएगी वो एक तो आएगी आपकी -1 सेकेंड, और एक जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी -1/3 सेकेंड। अब देखो ये दोनों ही समय क्या है आपके, ऋणात्मक है। अगर आपके दोनों ही समय ऋणात्मक है तो इसका क्या मतलब निकाला हमने कि समय कभी भी ऋणात्मक संभव नहीं है। इसका मतलब इस कण का वेग आपका 0 नहीं होगा। अगर आपका समय धनात्मक आ जाता तो हम ये बता देते कि गिवन जो आपको पार्टिकल है उसका वेग इस समय पे 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इसका समय ऋणात्मक आया है, इसका मतलब इस कण का वेग कभी भी 0 नहीं होगा। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि अपन कहाँ गलती कर सकते हैं। ठीक है, मैंने एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाने की कोशिश करी है। नेक्स्ट बात जो आप करेंगे वो हम क्या कर सकते हैं,
इसी के आगे आपसे क्या पूछ लेगा कि त्वरण बताइए आप, ठीक है। तो आपसे बोल दे कि t इक्वल टू 0 सेकेंड पर, t इक्वल टू 0 सेकेंड पर कण का त्वरण बताओ, कण का त्वरण, ठीक है। तो वो अपने को निकालना है। तो सबसे पहले जो आपको विस्थापन दे रखा है उसका अपन क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। तो जो हमारे पास निकल के आएगा 3t² + 4t + 1। तो हमारे पास जो वेग निकल के आया बेटा वो 3t² + 4t + 1। अब हमारे पास वेग आ गया, उसका एक बार अपन और क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। तो dv/dt इक्वल टू 6t + 4, ठीक है। और ये जो आपका 6t + 4 आया है, ये आपका क्या आया है, ये आपका आया है त्वरण। अगर हम t की जगह 0 सेकेंड पे हमें बात करनी है तो t की जगह अपन इसमें क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। तो 6 × 0 + 4, तो a इक्वल्स टू जो आपका आएगा वो 4 मीटर/सेकंड² आपका निकल के आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा, 4 मीटर/सेकंड² जो आपका निकल के आ जाएगा। आई होप आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे सामने डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं। जैसे हमें इसी क्वेश्चन के अंदर वो पूछ लेता कि t इक्वल टू 3 सेकेंड पर, कब बेटा, t इक्वल टू 3 सेकेंड पे आप त्वरण बताइए, t इक्वल टू 3 सेकेंड पर आप त्वरण बताइए। तो t इक्वल टू 3 सेकेंड इसके अंदर पुट कर देंगे, जो आपका निकल के आया है तो 6 × 3 + 4, तो ये आपका 22 मीटर/सेकंड²। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत बार आते हैं, और बहुत बार आते हैं तो आपको इनको ध्यान भी बहुत अच्छे से रखना है। आई होप आपको ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, और ना ही रहा होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, आपको उनको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना है। आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करोगे तभी आपका वो क्वेश्चन सही होगा बेटा, ठीक है ना। केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ना है, ढंग से रीड आउट करना है, और रीड आउट करके आपको उसको सोल्व करना है। ओके बेटा, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। तो एक बार मैंने आपको फिर से बता दिया कि किस तरीके से हमें किसी भी न्यूमेरिकल अप्रोच के लिए जाना है, क्योंकि फिजिक्स के अंदर जो मोस्ट प्रीसियस जो चीज़ है वो आपके न्यूमेरिकल है। मैक्सिमम न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं, उन्हीं न्यूमेरिकल को आपको एक ढंग से अप्रोच करना है, ठीक है। और न्यूमेरिकल आपसे तभी हो पाएंगे जब आपने सारे कंसेप्ट को बहुत अच्छे से रीड आउट कर रखा है, सारे फॉर्मूले आपको पता है, ठीक है बेटा। अब अपन आगे बात करते हैं। तो एक बार अपन वापिस से देख लेते हैं अपन ने इसके अंदर क्या क्या जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पढ़े, वो क्या पढ़े। सबसे जो पहला फॉर्मूला आपने पढ़ा था वो आपने फॉर्मूला पढ़ा चाल का, ठीक है बेटा, इधर लिखते हैं, ठीक है। तो चाल इक्वल्स टू दूरी बटा समय, ये आपने पहला फॉर्मूला पढ़ा। इसमें आपने क्या कहा कि जो दूरी होती है वो किसी भी दो बिंदुओं के बीच में पथ की लंबाई होती है सर, ठीक है। आप वापिस से रिकॉल करवा रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना, ठीक है। दूरी जो होती है वो दो बिंदुओं के बीच के पथ की लंबाई होती है। दो बिंदुओं के बीच में सर अनंत दूरियां संभव है, दो बिंदुओं के बीच में कितनी भी दूरियां संभव हो सकती है सर, ठीक है। बस ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से पाथ का चुनाव करते हैं। फिर मैंने आपको इसी के अंदर ही बताया कि जो दूरी होती है आपकी वो अदिश राशि होती है। जो दूरी को अपन मापते हैं वो मीटर में मापते हैं, ठीक है ना। तो चाल भी आपकी कौन सी राशि हो गई, अदिश राशि हो गई, ठीक है। इसके बाद जो आपने फॉर्मूला पढ़ा वो आपने फॉर्मूला पढ़ा बेटा वेग का। वेग आपने क्या बोला, विस्थापन बटा समय, क्या बेटा, विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन आप क्या होता है, दूरी का ये एक रूप है
किसका एक रूप है, दूरी का एक रूप है। दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम पथ की लंबाई होती है, ठीक है, उसे अपन क्या कहते हैं, उसे अपन कहते हैं विस्थापन। सॉरी, उसे अपन क्या कहते हैं, विस्थापन। दो बिंदुओं के बीच में जो पथ की जो न्यूनतम लंबाई होती है उसे अपन क्या कहते हैं, विस्थापन। ठीक है, और एकांक समय में जो तय किया गया विस्थापन है वो आपका क्या कहलाता है, वेग। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच में दूरियां अनंत हो सकती है, लेकिन दो बिंदुओं के बीच में विस्थापन एक ही होता है। ठीक है, और विस्थापन कैसे निकालते हैं, उन दोनों बिंदुओं को एक सीधी रेखा के द्वारा अपन जोड़ देते हैं। उन दोनों बिंदुओं को एक सीधी रेखा के द्वारा अपन जोड़ देते हैं, और उस जो रेखा की जो लंबाई होती है वह रेखा की लंबाई आपकी क्या कहलाती है, विस्थापन। विस्थापन आपकी सदिश राशि होती है, तो आपका वेग भी कौन सी राशि होता है, सदिश राशि होता है। ठीक है, विस्थापन अपन किस में मापते हैं, मेनली मीटर में मापते हैं, तो वेग का मात्रक क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड। एक अपन ने अपन यहाँ से वेग का जो एक और फॉर्मूला लिखा था वो लिखा था ds/dt या dx/dt भी लिख सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप विस्थापन को x से प्रदर्शित कर रहे हो या s से प्रदर्शित कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन की जो दर है, किसमें, विस्थापन में समय के साथ जो परिवर्तन की जो दर है उसे अपन कहेंगे वेग। उसे अपन क्या कहेंगे, वेग कह देंगे सर। क्या कह देंगे, वेग। ठीक है, यही फॉर्मूला जो है वो मोस्ट ऑफ द केस में आप यूज करते हो, इसी से ही आपकी सारी न्यूमेरिकल अप्रोच अपन काम में करते हैं। ठीक है, वेग के बाद में जो एक नया फॉर्मूला आपके सामने निकल के आया था वो था त्वरण। और त्वरण को आपने किससे प्रदर्शित करा था, a से, और इसको आपने लिखा था dv/dt, या अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं d²s/dt²। कल मैंने बताया था कि जब हम विस्थापन का एक बार अवकलन करते हैं, एक बार विस्थापन का अवकलन करने से हमें वेग की प्राप्ति होती है, और उसी विस्थापन का अगर अपन दो बार अवकलन कर देते हैं, कितनी बार अवकलन कर देते हैं, दो बार, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, त्वरण प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब देखो वेग में जो समय के साथ जो परिवर्तन है उसे अपन क्या कहेंगे बेटा, त्वरण कहेंगे। ठीक है, त्वरण इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका वेग है वो कौन सी राशि है, सदिश राशि है, तो वेग में परिवर्तन भी तो सदिश राशि होगा। ठीक है, अगर वेग में परिवर्तन आपका सदिश राशि है तो जो आपका फाइनल जो आंसर आएगा वो भी कैसी राशि मिलेगी आपको, सदिश राशि। तो ये आपका जो त्वरण है वो भी कैसी राशि होता है, सदिश राशि होता है। ठीक है, इसको किस में मापते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में अपन इसको मापते हैं। तो यह आपका हो गया त्वरण। ओके बेटा, तो ये जो आपकी मेन जो क्वांटिटी थी वो अपन ने यहाँ पे डिस्कस करी, क्या क्या, चाल, वेग, त्वरण, विस्थापन, दूरी। ठीक है, ये सारी बातें अपन ने कर ली। अभी जो आप जब आपने 9th या 10th क्लास की साइंस में कुछ इक्वेशंस पढ़ी है, कौन कौन सी, ठीक है, कुछ इक्वेशन आपने पढ़ी है जिन्हें गति की समीकरणें कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गति की समीकरणें कहा जाता है। वो कौन कौन सी समीकरण थी, अभी मैं आपको बता देता हूँ। v = u + at, ठीक है, s = ut + ½ at², ठीक है, और जो तीसरी समीकरण जो आपकी थी वो थी v² = u² + 2as। ठीक है, यह आपका अंतिम वेग था, ये प्रारंभिक वेग था, ये त्वरण था, ये समय था। ये दूरी या विस्थापन, ये प्रारंभिक वेग, ये समय, ये त्वरण, ये समय, ये अंतिम वेग, ये प्रारंभिक वेग, ये त्वरण, ये दूरी और या विस्थापन। ओके बेटा, तो ये बात अपन ने करनी है इसको। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके लिए जब अपन ये इक्वेशंस डिराइव करेंगे तो इन इक्वेशंस के अंदर समाकलन और अवकलन का बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो आपसे मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है, ठीक है, आपसे ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज जो आप पढ़ो, ठीक है ना, उसमें अवकलन और जो समाकलन के जो वीडियो मैंने आपको पहले ही पढ़ाए हैं उनको बहुत अच्छे से कर लेना। ओके बेटा,
क्योंकि वो वीडियो आपके बहुत काम आने वाले हैं। जब मैं इन सभी इक्वेशंस को डेराइव करूँगा तो मैं उन सभी फॉर्मूलों का यूज करूँगा जो मैंने आपसे किस में यूज लिया था, अवकलन और समाकलन। तो ये मेरी रिक्वेस्ट आप समझना और उसके ऊपर काम करना बेटा, ठीक है। तभी आपको ये कल का जब डेरिवेशन अपन करेंगे तो आपको समझ में आ पाएगी सारी चीज़ें। अगर आप डेरिवेशन को डायरेक्ट ऐसे ही सीखोगे तो फिर आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। इसलिए आपको अच्छे से इसको पढ़ के आना है, किसी भी चीज़ को छोड़ के नहीं आना। तो इसके ऊपर अपन कल बात करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।